हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। मेरा नाम है विशाल लंगवर और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है वो क्या है बालक? आज हम बात करने वाले हैं वर्गमूलों से संबंधित कुछ सर्वसमीकाएं। ओके, वर्गमूलों से संबंधित कुछ सर्वसमीकाएं पढ़ने वाले हैं हम। कुछ 5-6 सर्वसमीकाएं हमारे पास हैं, ओके, जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं। बट मैं आपको बताऊं, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होंगी इन सर्वसमीकाओं का इस्तेमाल करना। कुछ एक दो सर्वसमीकाएं होंगी जिनका इस्तेमाल आपको बहुत ही अच्छे से और ध्यानपूर्वक करना है। ओके, उसके अलावा सभी की सभी, मतलब आपको पुरानी जो सर्वसमीकाएं आती हैं वो अगर आपको आती हैं जो आपने 8वीं में पढ़ी थी, ओके, तो काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो भाई, अच्छा, इन सर्वसमीकाओं को पढ़ने से पहले मैं चलो आपको थोड़ी सी चीज, ये वर्गमूल क्या है, कैसे होता है, तो बेटा मान लो अगर लिखा है हमारे पास, समझ लेते हैं कि ये जो चिन्ह होता है, जैसे आपने लिखा, ये क्या है, 2 लिखा, तो ये क्या है? कर्णी 2 बोलते हैं इसे। तो ये चिन्ह होता है, इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं बेटा? ये चिन्ह जो होता है वो होता है कर्णी। क्या होता है? कर्णी बोलते हैं इसे। ओके, जिसे नहीं पता समझ लो, तो ये कर्णी का चिन्ह है। ओके, अब ये क्या लिखा है? ये लिखा कर्णी 2। अगर देखें तो ये क्या है? 2 का वर्गमूल है। क्या है बालक? 2 का वर्गमूल है। ऐसे बेटा जब कुछ ना लिखा हो तो यहां पे हम 2 मान लेते हैं, लेकिन अगर मान लो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 3 लिखा है, अब इसे क्या मानोगे? तो इसे बेटा घनमूल मानते हैं। क्या मानते हैं? मान लो ये लिखा हुआ कर्णी, मतलब 4 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 4 का घनमूल हो गया। क्या हो गया बालक? 4 का घनमूल। लेकिन इसे एक और भी तरीके से बोलते हैं। अब ऐसे ही है, अगर देखें बेटा, मान लो ये 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो संख्या दी हुई है वो 4 दी हुई है। मान लो ये 5 लिखा हुआ था अंदर संख्या, तो ये क्या हो जाएगा? ये चतुर्थ मूल है। क्या है? चतुर्थ मूल है किसका? 5 का। तो ये हो गया 5 का चतुर्थ मूल। बोलने का तरीका समझिए बेटा, इसको बताने का। मान लो यही लिखा होता 5, अगर यही संख्या 5 दी होती है आपको, अरे क्या बना रहा हूं भाई मैं, ओके, मान लो 6 लिखा होता, तो क्या होता? ये बेटा 6 का 5वां मूल होता। क्या होता? 5वां मूल। ओके, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो बेटा ये मूल है। ओके, अब देखो मैं आपको एक जनरल बता दे रहा हूं कि मान लीजिए यदि हमारे पास कोई ये कोई संख्या है जो कि एक वास्तविक संख्या होगी और क्या होगी? 0 से बड़ी होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। और n हमारा यहाँ पे क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। अगर इसका मान b के बराबर है, क्या है? यदि इसका मान b के बराबर है तो हम बोल सकते हैं a बराबर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा b की घात n। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अरे क्लियर है? ये बहुत ही जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यदि a का nवां मूल, nवें मूल की बात कर रहे हैं, ये बराबर b है, तो बेटा a बराबर क्या हो जाएगा? b की घात n हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो यहां पे है क्या, जहां हम बोल दें a 0 से बड़ा है और एक वास्तविक संख्या है, और एक वास्तविक संख्या है। क्या है बालक? एक वास्तविक संख्या। और n हमारे पास क्या है? n एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है बालक? धनात्मक पूर्णांक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, पूर्णांक है बालक, वो भी धनात्मक। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये आपका ये महत्वपूर्ण था, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको समझ लीजिएगा। ओके, ये आपकी सर्वसमीका में वहां कोई दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्लियर है नहीं क्लियर है? और इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको जो बोलते हैं, मान लो ये लिखा हुआ, तो इसको बोलेंगे हम a का या फिर nवें मूल। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ओके, तो a का nवां मूल बोल सकते हैं इसको हम, तो ऐसे बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? a का nवां मूल। ये बोलने का तरीका है इसको। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें जो आपको बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको क्या बोलें। तो बेटा ये जब 3 लिखा हो तो इसे हम घनमूल बोलते हैं। ये हमारा चतुर्थ मूल हो गया। अब यहां से 5वें मूल, 6वां मूल, 7वां मूल ऐसे शुरू हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? आप इसे भी चौथा मूल बोल सकते हो, इसे भी तीसरा मूल बोल सकते हो, इसे। और कुछ ना लिखा हो, संख्या अगर मान लो 2 दी है तब भी ये बेटा वर्गमूल है। अगर 2 नहीं भी दी तब भी क्या है? तब भी हम ये मान के चलते हैं कि हाँ भाई ये वर्गमूल है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो चलिए आइए अब हम कुछ अपनी किसकी बात कर लेते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीजें थी जो बच्चों को नहीं पता होती हैं। तो बेटा अगर अब पता चल गई है तो जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको पहले पता थी या नहीं। तो सर बेइज्जती थोड़ी करवाएंगे,
ये थोड़ी पता ही नहीं पता, लिख दो पता थी, क्या फर्क पड़ता है। आइए शुरू करते हैं। तो बेटा पहला हमारे पास क्या है, वर्गमूल से संबंधित कुछ सर्व समीकरण है। पहली है, देखो ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट क्लास में जो लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें बेटा मैंने आपको बताया था कर्णी ए बी, ये क्या होता है, ये होता है बेटा कर्णी ए गुणा कर्णी बी। ध्यान दीजिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सर्व समीकरण है, ध्यान दीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज अक्सर बच्चों को ये इस्तेमाल करनी होती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। है बहुत छोटी सी। कर्णी ए बी ये क्या होता है बेटा हमारा, कर्णी ए गुणा कर्णी बी। उदाहरण के तौर पे आपको दिखाऊं तो क्या कर सकता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा था मेरे पास 18, ओके, तो 18 को मैं लिख सकता हूं कर्णी, या 18 क्यों ले, 6 लेते हैं, तो इसको ले सकता हूं कर्णी 2 गुणा कर्णी 3। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि 6 क्या है, 6 अगर देखें तो इसे लिखता हूं 2 गुणा या 3 गुणा 2, तो ये क्या हो जाएगा कर्णी 3 गुणा कर्णी 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और चाहो तो अगर ऐसे कुछ हमें मिल गया, मान लीजिए ये मिल जाता, ये मिल जाता कि कर्णी 3 गुणा कर्णी 5, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्णी 15, क्योंकि इन दोनों की गुणा हो जाएगी बस कर्णी के अंदर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो इस तरीके से ये हो गया। अब भाग वाला देख लो बेटा, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यही दोनों सर्व समीकरण हैं जो आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। बोलो सर ये, हाँ बालक ये, ओके, क्योंकि यही आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, बाकी तो हो जाएगा, बाकी आपको पुरानी सर्व समीकरण में आपको कुछ याद दिलाऊंगा उनसे हो जाएगा सब, लेकिन ये दोनों यहीं पे आपको ये आनी चाहिए। क्या है भाई कि कर्णी के अंदर अगर ए बटा बी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों एक ही चीजें लिखी हुई हैं, चलो हटा देता हूं इसको, तो ये हो जाएगा बालक, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्णी ए बटे में कर्णी बी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मतलब क्या है कि यदि आपके पास मान लो दिया हुआ था कर्णी 7 बटा 5, तो इसको मैं लिखता हूं कर्णी 7 बटा कर्णी 5। क्लियर है नहीं क्लियर है। उसी तरीके से ऐसे, उसी तरीके से क्या है, मान लो लिखा है कर्णी 18 बटे कर्णी 3, तो इसे भी लिख सकता हूं क्या, तो ये हो जाएगा कर्णी 18 बटे 3 और 3 6 18, तो ये हो गया कर्णी 6 आ गया। समझ में आ गया नहीं आ गया, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये थी आपकी दूसरी सर्व समीकरण जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये दोनों सर्व समीकरण बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। समझा मैंने दिया, उदाहरण देके भी समझा दिया। अब बाकी सबको देखते हैं। क्या लिखा है भाई, कर्णी ए प्लस कर्णी बी कर्णी ए माइनस कर्णी बी किसके बराबर होगा। बालक जरा ध्यान करो, ये किसके बराबर होगा, चलो अभी यहां हम देखने वाले हैं किसके बराबर होगा। ये होगा, क्या दिख रहा है आपको, आप जरा ध्यान करोगे तो क्या दिख रहा है, ये हमें कुछ वैसा नहीं दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, अरे दिख रहा नहीं दिख रहा। तो चलो इसकी पहले उपपत्ति करते हैं। ये आएगा किसके बराबर बता दे रहा हूं, ये आएगा बेटा ए माइनस बी के बराबर। किसके बराबर आएगा, ए माइनस बी के बराबर। कैसे आएगा सर, चलो आओ देखते हैं। जरा ध्यान से देखो, इसकी उपपत्ति करें अगर हम, क्या होगा बालक, अब देखो क्या दिख रहा है, ए कर्णी ए प्लस कर्णी बी और कर्णी ए माइनस कर्णी बी। तो हम क्या कहते हैं कि हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कर रहे हैं a प्लस बी या फिर x प्लस वाई के तौर पे ले लो, तो x प्लस वाई, चलो अच्छा a प्लस बी ही ले लो। तो आपको ध्यान होगा, चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी हमारा क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है, होता नहीं होता है। तो चलो इसका हम क्या लें, बायां पक्ष ले लें। क्या ले लें, बायां पक्ष लेने पर ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अभी हमने, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब a का वर्ग b के वर्ग के बराबर होता है। तो बेटा क्या हो जाएगा, बेटा वर्ग जो है वो स्क्वायर भी बोल देते हैं कभी कभी, तो मतलब अंग्रेजी में उसे स्क्वायर बोलते हैं, पता है ना आप लोगों को। अरे इतनी तो आती है क्या, तो सर आती है, बहुत बढ़िया बालक। देखो भाई, तो ये क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो। अब यहाँ पे a की जगह क्या, a की जगह कर्णी है और b की जगह क्या, कर्णी b है, बस आपको क्या करना है वही मान रखना है। तो आइए रखते हैं, तो बाएं पक्ष को लेने पर, बाएं पक्ष को बेटा बोलते हैं LHS, आपकी किताबों में लिखा हुआ है LHS, समझ में आ रहा है, या फिर बोल दो बायां पक्ष। चलो लो भाई बायां पक्ष बोल देते हैं, बायां पक्ष। तो बेटा बायां पक्ष अगर क्या है तो हमारे पास यही है, कर्णी a प्लस कर्णी b गुणा में कर्णी a माइनस कर्णी b। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई कर्णी a का वर्ग माइनस कर्णी b का वर्ग, इस सर्व समीकरण के अनुसार। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी। क्या आ गया, बराबर दाएं पक्ष के बराबर आ गया, नहीं आ गया, आ गया। तो बेटा इस तरीके से आपकी ये सर्व समीकरण तीसरी वाली हो गई, समझ में आ रहा है।
और ये आपको याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, बस आपको ध्यान रखना कि ए प्लस बी ए माइनस बी क्या करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको ये याद रखनी है, ये वाली जो सर्वसमीका है आपको ये याद रखनी है, ये वाली, क्योंकि ये बेसिक है। ओके, ये तो मान रखने पे आया कुल मिला के। अगर आपको ए बी का मान आपको पता है, ए यहाँ पे कर्णी ए हो गया और बी हमारा कर्णी बी हो गया। समझ में आ गया नहीं आ गया? बस ओके, बहुत बढ़िया बालक। अगला देखो, अगला हमारे पास क्या है, ए प्लस कर्णी बी ए माइनस कर्णी बी। ये भी कुछ देखो वही वाली नहीं दिख रही है आपको, ये भी ए प्लस बी और ए माइनस बी, बस ए की जगह पे ए है और बी की जगह पे कर्णी बी है। तो बेटा ये जो हो जाएगा इसका मान क्या आएगा, ये आएगा भाई ए स्क्वायर माइनस बी। क्या आएगा बालक? ए स्क्वायर माइनस बी। देखो कैसे आएगा, इसकी उपपत्ति कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। हमने लिया बायां पक्ष, तो बायां पक्ष लेंगे तो बेटा क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस कर्णी बी और ए माइनस कर्णी बी। तो बेटा क्या हो जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूं क्या, ए स्क्वायर माइनस कर्णी बी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, क्योंकि कर्णी बी का वर्ग जो होगा बेटा क्या हो जाएगा, वो बी आ जाएगा। ओके, ये क्या हो गया, ये आ गया हमारे दाएं पक्ष के बराबर आ गया नहीं आ गया? समझ में आ गया? तो इस तरीके से बेटा आपने अपनी चौथी सर्वसमीका भी समझ ली होगी और आपके उसकी उपपत्ति भी कर ली। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं थोड़ा बेटा, पांचवें सर्वसमीका की तरफ आते हैं। पांचवी सर्वसमीका कुछ है नहीं, मैं आपको बताऊं, जब भी कभी ऐसा हो, अब यहाँ पे चारों संख्याएं देखो अलग अलग दिख रही हैं, ए बी सी डी, मतलब कर्णी के अंदर ए है, कर्णी के अंदर बी है, कर्णी के अंदर सी है और कर्णी के अंदर डी है, और ये चारों संख्याएं क्या है, अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो बेटा दोनों कोष्टक को आपको गुणा करके ही लाना पड़ेगा। इसका जो उत्तर आएगा मैं आपको बता दे रहा हूं क्या आने वाला, देख लो भाई। ये आएगा बेटा, ए से गुणा हो जाएगी पहले सी, प्लस फिर क्या होगा, ए से गुणा हो जाएगी डी, फिर बी से सी, फिर बी से डी, बस इतना सा आएगा। ओके, अब देख लो भाई कैसे आएगा वो देखिए। तो क्या करेंगे हम इसकी उपपत्ति करने के लिए, हम बेटा इसको खोल लेंगे। क्या करेंगे, खोल लेंगे। हमने फिर से बायां पक्ष लिया बेटा, क्या लिया, बायां पक्ष लिया। ओके, क्या है भाई देख लो, कोशिश वो करो वो लेने की जो आप खोल के गुणा कर सको, तभी आप इसकी उत्पत्ति कर पाएंगे। पूछी नहीं जाएगी, मैं सबको समझा रहा हूं कि आया कहां से। ओके, ये आपसे पूछना बहुत ही मुश्किल काम है, बट आपको पता होनी चाहिए बस। तो क्या था हमारे पास, ये था भाई कर्णी ए प्लस कर्णी बी और ये था कर्णी सी प्लस कर्णी डी। ठीक है बेटा, क्या करो, एक कोष्टक को खोल लो और दूसरे कोष्टक से गुणा कर दो। क्या करो, पहले वाले खोले दूसरे से गुणा कर देते हैं। खोलेंगे कैसे पहले बेटा, मतलब क्या है, पहले कर्णी ए से पूरे दूसरे कोष्टक की गुणा करो। कर्णी ए से आपने गुणा की किसकी, कर्णी सी प्लस कर्णी डी। ठीक, क्या बचा, अब यहाँ पे कर्णी बी बचा, तो बेटा प्लस का कर्णी बी जो चिन्ह के साथ, यहाँ अगर माइनस होता तो माइनस रखता, ध्यान दीजिएगा। ओके, चिन्ह के साथ गुणा करते हैं। ओके, उसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास है कर्णी सी प्लस कर्णी डी। तो बेटा क्या आएगा देखो जरा, कर्णी ए गुणा कर्णी सी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्णी ए सी हो जाएगा, या चलो एक बार अलग अलग लिख देते हैं, अगली बार कर देंगे। तो कर्णी ए गुणा कर्णी सी हो गया। ठीक, फिर कर्णी ए से कर्णी डी की गुणा हो तो क्या आएगा, कर्णी ए गुणा कर्णी डी हो गया। यहां देखो बेटा, कर्णी बी से कर्णी सी की, तो ये हो जाएगा कर्णी बी गुणा कर्णी सी प्लस कर्णी बी से कर्णी डी की, तो कर्णी बी गुणा कर्णी डी। समझ में आया क्या? अरे बस, अब देखो क्या आ गया, ये हमने जो पहली सर्वसमीका पढ़ी थी वही वाली तो है, कर्णी ए गुणा कर्णी बी क्या होता है, कर्णी ए बी होता है। तो बेटा ए सी हो जाएगा ये, तो ये हो गया हमारे पास कर्णी ए सी प्लस कर्णी ए डी प्लस कर्णी बी सी प्लस कर्णी बी डी। ओके, और ये आ गया हमारा किसका, ये आ गया हमारा दाएं पक्ष के बराबर। ओके, इति सिद्धम। क्लियर है नहीं क्लियर है, देखो आ गया नहीं आ गया। तो बेटा इसी तरीके से आपने अपनी पांचवी सर्वसमीका कर ली। अब चलिए हम बढ़ते हैं किसके ओर, अपनी छठी और आखिरी सर्वसमीका की ओर बढ़ रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए बालक, और सर्वसमीका क्या है हमारे पास, कर्णी ए प्लस कर्णी बी का होल स्क्वायर, मतलब उसका पूर्ण वर्ग। तो बेटा पूर्ण वर्ग में क्या होगा, अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हो, तो हम कह सकते हैं उपपत्ति अगर इसके में करूं, पहले तो ये आएगा क्या वो देख लो। तो बेटा ए प्लस बी का पूर्ण वर्ग पढ़े हो, पढ़े हैं सर। तो बेटा क्या आता है, ये आएगा ए प्लस 2 कर्णी ए बी प्लस बी। ओके, कैसे आएगा अब ये देखते हैं ये। ओके,
जरा ध्यान से देखो बालक, अगर मैं चाहूं तो इसको क्या ले सकता हूं, इसको चाहूं तो लिख सकता हूं क्या, तो उत्पत्ति क्या होगी, बहुत ही आसान है। इसका भी हमने बायां पक्ष लिया, क्या लिया, बायां पक्ष। तो बेटा क्या होगा, जरा ध्यान से देखें, यह था हमारे पास क्या था, कर्णी ए प्लस कर्णी बी का पूर्ण वर्ग। ओके, तो हम क्या सकते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हम बोल सकते हैं किसके बराबर होगा, ये हो गया हमारे पास, इसे हम बोल सकते हैं कर्णी ए का वर्ग प्लस 2 कर्णी ए गुणा कर्णी बी प्लस कर्णी बी का वर्ग। ध्यान आ रहा है कुछ, चलो आ रहा है, अच्छी बात है। आइए अब हमने किया क्या, किसका इस्तेमाल किया, हम कह सकते हैं क्योंकि क्या होता है, a प्लस बी का पूर्ण वर्ग जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ लोग बोलेंगे ऐसे पढ़े कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab, तो ऐसे भी सही है वैसे भी सही है। क्लियर है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस आप समझ लो। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या आया, a का कर्णी a का वर्ग होगा तो ये a आ जाएगा प्लस 2 कर्णी ए गुणा कर्णी बी, तो बेटा ये क्या आ गया, 2 कर्णी ए बी आ गया कर्णी बी का वर्ग क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बस खत्म, खल्लास, टाटा। ये आ गया हमारे दाएं पक्ष के बराबर, सिद्ध हो गया। समझ में आ गया बेटा। तो इस तरीके से आपकी 6 सरल समीकरण हैं, एक ये है, ये सब उतने आपको महत्वपूर्ण, आपको बस जो बेसिक देखो, एक ये सरल समीकरण आपको पता होनी चाहिए, ये वाली। ओके, a प्लस बी का पूर्ण वर्ग होता क्या है, ऐसे बेटा एक और होती है a माइनस बी का पूर्ण वर्ग, ये क्या होती है, ये होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये भी याद रखिए, ये 8वीं में पढ़ के आए हो सब, आप आए हो नहीं आए हो। एक और थी वो मैंने आपको बता दी है, क्या थी, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, क्या होता है बेटा, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये 3 याद रखिएगा, ये 3 अगर आपको याद है तो आप कोई भी सवाल कर सकते हो। बाकी आप इन दोनों को बहुत ही ज्यादा सीरियस लेना वाला, करने वाले सवालों में ये दोनों बहुत ही ज्यादा सीरियस लीजिएगा। समझ में आया, आ गया। चलो फिर कुछ सवालों की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, समझ में आया तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताया करो कि सर समझ में आ गया हो तो जल्दी से बताओ, जल्दी से, देर ना करते हुए, ठीक है बालक। थोड़ा सा कमेंट सेक्शन को एकदम भर दिया करो खचाखच से, ओके, जिससे कि मुझे पता चले हाँ मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है। ओके, बच्चों को मजा आएगा तो मुझे मजा आएगा। तो आगे देखिए, अब हमारे पास कुछ सवाल है, क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। भाई इन्हें सरल करना है, इन्हें सिंप्लीफाई करना है, इन्हें बहुत ही आसान भाषा में लेके आ रहे हैं। आइए जरा देखते हैं क्या करने वाले हैं हम। तो बेटा यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 5 प्लस कर्णी 7 और 2 प्लस कर्णी 5, और बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब हो रही है इनकी गुणा। क्या हो रही है बालक, गुणा हो रही। कोई चिन्ह नहीं होने का मतलब ही होता है कि दो कोष्ठकों की गुणा कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ तो चारों संख्याएं अलग अलग है, तो क्या करो, कोष्ठक खोल के गुणा कर दो, कर दें। आइए भाई, तो जरा ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा बालक। ये हो गया हमारे पास, इसे लिख सकता हूं 5, लिख सकते हो। पहले इस कोष्ठक को खोल रहा हूं, इससे गुणा कर दूंगा, तो 5 से गुणा करी मैंने 2 प्लस कर्णी 5 की, ठीक है। फिर बेटा प्लस का कर्णी 7 बचा और ये आ गया 2 प्लस कर्णी 5, ठीक है भाई। आप चाहो तो ले सकता हूं इसको, क्या 2 पंजे 10 प्लस 5 गुणा कर्णी 5, तो ये 5 कर्णी 5 हो जाएगा, याद है, परिमेय और अपरिमेय में ये आ जाएगा ऐसे। 7 ही कर्णी 2 से गुणा, कभी ऐसा मत करना कि 7 दूनी 14 कर दो सीधे ना बेटा, 2 परिमेय है और ये अपरिमेय संख्या, तो इसको बाहर रखना। अगर इसको उसके अंदर, अगर इसको आप कर्णी के अंदर ले जाना चाहते हो तो 2 का वर्ग ले जाना पड़ेगा, मतलब 4 अंदर ले जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो बेटा ये हो गया 2 कर्णी 7 प्लस कर्णी 7 गुणा कर्णी 5, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्णी 35, 7 पंजे 35, ऐसे भी लिख सकते हो, कर्णी 5, ठीक है। तो ये आ गया, लीजिए भाई 10 प्लस 5 कर्णी 5 प्लस 2 कर्णी 7 प्लस कर्णी 35। अरे समझ में आया क्या। और ये हो गया आपका उत्तर। क्या हो गया उत्तर, ये रहा। समझ में आ गया, तो ये रहा आपका उत्तर बालक, समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, जल्दी से अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो पहला सवाल सरल हो गया, और यही आप सरल करके आप इतना ही इसे ला सकते हो, इससे ज्यादा आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कर्णी 7 है, यहाँ कर्णी 5 है, जुड़ तो जाएगा नहीं बालक, यहाँ 35 है, कोई भी किसी से जुड़ने वाला नहीं है। क्लियर है। आओ भाई ये देखो, बहुत आसान है। तो सर क्या दिख रहा है मुझे, आपको बस क्या दिखना चाहिए, यहाँ पे ये दिखना चाहिए कि ये दिख रहा है a प्लस बी और ये दिख रहा है a माइनस बी। अरे दिख रहा है क्या।
अगर आपको दिख रहा है तो इसकी सरसंख्या क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। अरे बोलो यार, चलिए से यस यस सर। जरा ध्यान से देखो, सीधे हम लगा देंगे तो हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा भाई 5 का वर्ग माइनस करनी 5 का वर्ग, तो बेटा ये हो गया 25 माइनस 5 और उत्तर आ गया हमारे पास 20। सरल हो गया? अरे हो गया, इससे ज्यादा सरल करोगे क्या? अब 20 से ज्यादा सरल क्या करोगे सर? बिल्कुल सही है बच्चा। तो ये हो गया हमारा, बहुत ही आसान आसान सवाल है आपके एनसीईआरटी के। ओके, दूसरा हो गया। ठीक, चलिए तीसरे पे आते हैं। तीसरा सवाल क्या है, करनी 3 प्लस करनी 7 का वर्ग करना है। तो बेटा क्या करो, ये हो जाएगा, ध्यान से देखें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, हाँ सीधे सरसंख्या लगाओ तो क्या आएगा, 3 प्लस 2 करनी 21 प्लस 10 प्लस 7, तो वो हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसे कर दो, बस एक स्टेप बढ़ेगा, लेकिन आपको वो याद करने की जरूरत, वो जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? एक चरण आपका बढ़ जा रहा है, लेकिन फिर भी। तो बेटा क्या है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है तो बस उसी से चलो। आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई करनी 3 का वर्ग प्लस 2 करनी 3 गुणा करनी 7 प्लस करनी 7 का, या तो ऐसे लिखो, करनी 3 का वर्ग प्लस करनी 7 का वर्ग प्लस 2 करनी 3 गुणा करनी 7। तो बेटा क्या हुआ, करनी 3 का वर्ग 3 प्लस 7 प्लस 2 करनी 21, 7 3 10, 10 प्लस 2 करनी 21, यही आपका अंततः हल हो गया बालक। समझ में आ गया? तो ये तीसरा सवाल भी आपने क्या किया, निपटा डाला बालक, हो गया खत्म, टाटा। अब अगले पे आते हैं थोड़ा सा। अब अगले पे आए जरा, तो अगला हमारे पास क्या है, कहां गया भाई, ये रहा। तो ये है भाई करनी 11 माइनस करनी 7 और करनी 11 प्लस करनी 7। ठीक, तो चलिए भाई, यहां पे भी क्या दिख रहा है, ये भी दिख रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, साधारण तरीके से दिख रहा है। तो बेटा इसे क्या लिखता हूं, इसको लिखता हूं करनी 11 का वर्ग माइनस करनी 7 का वर्ग, हो जाएगा, हो जाएगा। करनी 11 का वर्ग 11 आया, माइनस 7 क्या आ गया, 4, आपका हल आ गया। समझ में आ गया बालक? तो इस तरीके से आप सर्वसमीकाओं का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, अपने प्रश्न हल कर सकते हो, अपने कोई भी सवाल को हल कर सकते हो। समझ में आ गया? ओके, तो चलिए, अच्छा एक मजेदार सवाल करें क्या? चलो, ये तो किताब के सवाल थे, कुछ अपने सवाल करें। आइए, तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन देते हैं आपको, हल करिए। मान लो, चलो 5वां भाग है, मान लो ओके, कि 3 करनी 2 प्लस 2 करनी 3, ओके, गुणा होगी किससे, चलो अच्छा ऐसे माने 3 करनी 2 माइनस 2 करनी 3 से। चलो ये भी देखो, a प्लस बी ए माइनस बी आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। लेकिन ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी, दिख रहा है? तो क्या आएगा, इसका तो वही आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद है नहीं याद है? तो बेटा क्या करो, अब देखो a की जगह पे क्या है, 3 करनी 2 है, b की जगह पे 2 करनी 3 है। तो इसको करेंगे कैसे, वो देखो। अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा बेटा 3 करनी 2 का वर्ग माइनस 2 करनी 3 का वर्ग, यहां तक तो सब कर लेंगे। अब जब इसका वर्ग करते तो क्या करते हैं, ये हो जाएगा 3 3 9 और 9 चौक 36। लेकिन बेटा ध्यान दो, ये 2 अलग अलग संख्याएं हैं, 3 अलग संख्या है, करनी 2 अलग है। करनी 2 का वर्ग 2 आएगा और 3 का वर्ग 9 आएगा। तो बेटा अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखो, मैं ऐसे भी आपको करके दिखा दे रहा हूं। 3 का वर्ग है ये, और ये है करनी 2 का वर्ग, माइनस ये 2 का वर्ग है और ये करनी 3 का वर्ग है। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये 3 का वर्ग 9 दूनी 18, 9 गुणा 2 हुआ, माइनस ये हो गया 4 गुणा 3। तो बेटा 18 माइनस 12 और ये आ गया 6, उत्तर आ गया। समझ में आ गया नहीं आ गया? क्लियर है? आप चाहे तो यहां सीधे कर सकते, कैसे देखो, यहां के बाद यहां ऐसे सीधे आओ, क्या करो, वर्ग कर रहे हैं तो बेटा 3 का वर्ग करो और जो करनी है करनी हटा दो, बस जो भी करनी के अंदर संख्या उससे गुणा कर दो। तो बेटा क्या आएगा, ये आ जाएगा 9 गुणा 2 माइनस यहां क्या हो जाएगा 4 गुणा 3। तो बेटा क्या आ गया, ये आ गया 18 माइनस 12 और ये हो गया 6। समझ में आ गया? आप ये ना करें चलेगा, ये स्टेप जरूरी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये चरण जरूरी नहीं है बालक। ओके, तो ये हो गया हमारे 5वां हमने सवाल किया। ओके, चलो एक और सवाल करें क्या? अरे सर छोड़ दीजिए, अरे एक लास्ट सवाल करिए, बहुत ही मजेदार है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आ जाओ भाई, आ जाओ, उठा ही लेते हैं इसको, आओ करते हैं कुछ तड़कता भड़कता। छठा सवाल हमारे पास है, क्या है भाई, मान लो 3 करनी 2
प्लस 4 करनी 6 गुणा 2 करनी 3 प्लस माइनस 3 करनी 8। आओ भाई करो, सब अलग है तो आइए गुणा करते हैं फिर तो ये मजेदार। जल्दी से पहले हल करो सवाल, देखता हूं कितने लोगों ने कितना सीखा, कितना आता है तुमको देखना चाहता हूं। जल्दी से हल करके बताओ, अगर आंसर आ जाए तो यस लिख देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, 3 करनी 2, अब गुणा कैसे होगी, पहले कोष्टक को खोलो दूसरों को वैसे, तो क्या होगा 3 करनी 2 से गुणा कर दो पहले पूरे की, क्या होगा 2 करनी 3 माइनस का 3 करनी 8, फिर क्या है प्लस का 4 करनी 6 से गुणा करो चिन्ह के साथ, ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा 2 करनी 3 माइनस का 3 करनी 8। ओके, अब जरा ध्यान से देखो क्या होगा बेटा, इससे इसकी गुणा होगी तो क्या आएगा, ध्यान से देखो तो ये हो गया भाई 3 दूनी 6, देखो परिमेय को परिमेय से, अपरिमेय को अपरिमेय से, तो 3 दूनी 6 हो गया, और बेटा करनी 2 गुणा करनी 3, ये हो गया करनी 2 गुणा 3, चलो अंदर ही ले लेते हैं इसको। अगले बार देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या आएगा 3 3 9 करनी 2 गुणा 8 हो जाएगा, सीधे अंदर गुणा कर दे रहा हूं। यहां देखो बेटा प्लस प्लस प्लस, तो बेटा प्लस 4 दूनी 8 करनी 6 गुणा 3। ओके, यहां देखें तो बेटा प्लस माइनस माइनस 4 3 12 करनी में 6 गुणा 8। ओके, तो बेटा क्या आ गया, ध्यान से देखो 2 गुणा 3 आ जाएगा 6, तो बेटा 6 करनी 6, ठीक है, ये 8 दूनी 16 माइनस 9 करनी 16, ये क्या होगा 6 3 18 हो गया, तो ये बोल सकता हूं मैं, ये हो जाएगा भाई 8 करनी 18। ठीक है, और यहां क्या होगा 8 6 48 माइनस 12 करनी 48। ओके, अब अगर देखें तो बेटा क्या मिलने वाला है हमें, ध्यान से देखो, यहां से तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि ये तो 6 करनी 6 का कुछ हम कर भी नहीं, तो ये 6 करनी 6 ही मिलेगा। करनी 16 को 4 लिख सकता हूं, तो बेटा 4 नेम 36 माइनस का 36 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 9 गुणा 4। ठीक, यहां देखो बेटा प्लस, यहां पे देखो 9 दूनी 18 होगा, तो इसे मैं लिखता हूं 8 9 गुणा करनी 9 गुणा करनी 2 कर दिया माइनस, ये देखें तो बेटा क्या आएगा, तो 12 गुणा करनी 4 गुणा करनी 12 कर सकता हूं, कर सकते हैं सर, 12 चौक 48 होता है, तो मैंने वो कर दिया, ऐसे तोड़ दिया। क्यों तोड़ा, तो देखो करनी 9 का मान 3 आएगा, तो बेटा 3 से गुणा हो जाएगी इसकी, करनी 4 का मान 2 आएगा, तो जो भी हमें मिल सकता था वो हमने निकाल लिया। तो बेटा ये क्या हुआ, ये होगा 6 करनी 6 माइनस 9 चौक 36 प्लस 8 तिया 24 करनी 2 हो जाएगा बालक, 12 दूनी 24 माइनस का 24 करनी 12 हो जाएगा। समझ में आ गया, और ये अंततः आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया बालक, तो इस तरीके से आप इसको हल करने वाले हैं, और ये हो गया आपका उत्तर। तो आज के लिए चले यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अगले कक्षा में हम मिलने वाले हैं, और जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही मजेदार है। क्या है बालक, हम संख्या रेखा पर करनी x को निरूपित करने वाले हैं, जहां पे x एक वास्तविक संख्या होगी। अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं निरूपित की थी वो सभी की सभी क्या थी, धनात्मक पूर्णांक थे, और ये क्या होगी, वास्तविक संख्या जो कि क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। ओके, तो चलिए अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।